दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक ही झटके में सब कुछ बदल कर रख देती हैं। मई 2025 का वो महीना, दो ऐसी परमाणु शक्तियां जो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं और पूरी दुनिया की सांसें अटक गई थीं। नमस्कार, इस बेहद गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की हर एक डिटेल का ब्रेकडाउन करेंगे जिसने साउथ एशिया में युद्ध के नियम हमेशा के लिए पलट दिए। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसी टक्कर जिसने दोनों देशों की मिलिट्री और साइकोलॉजिकल लिमिट्स को टेस्ट किया। चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे इस ट्रूथ को अनकवर करते हैं। सिर्फ 88 घंटे, जरा सोचिए इस बारे में। पहले मिसाइल स्ट्राइक की चिंगारी से लेकर सीज फायर की टेबल तक आने में महज 88 घंटे बीते। लेकिन इन 88 घंटों की इंटेंसिटी, इनका खौफ इतना भयंकर था कि लगा जैसे वक्त थम गया हो। एक तरफ आसमान से बरसती प्रिसिजन मिसाइल्स और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में होता साइबर वॉरफेयर का नंगा नाच। ये आज की मॉडर्न वॉरफेयर की वो डार्क रियलिटी है जहां सदियों चली आ रही दुश्मनी का फैसला हफ्तों में नहीं, सिर्फ कुछ घंटों में हो जाता है। इस घटना की ग्रेविटी को समझने के लिए कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। उनके अनुसार 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद से लेकर अब तक ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे डेयरिंग मिलिट्री एक्शन था। ये कोई आम बॉर्डर स्कर्मिश या छोटी मोटी फायरिंग नहीं थी। ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट था। सदियों से बनी हुई रेड लाइंस मिटा दी गई थीं और डिटरेंस का एक नया बेहद खतरनाक चैप्टर लिखा जा रहा था। आज के इस विश्लेषण में हम इस कॉन्फ्लिक्ट को 6 क्रिटिकल फेजेस में डीकोड करेंगे। पहला, पहलगाम अटैक का वो दर्दनाक ट्रिगर। दूसरा, इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर। तीसरा, पाकिस्तान का तुरंत रिटेलिएशन। चौथा, आसमान में लड़ी गई एरियल कैपेबिलिटीज का आमना सामना। पांचवां, समुद्र और साइबर स्पेस के वो खुफिया फ्रंट्स। और छठा, आखिर में हुआ सीज फायर और इसके लॉन्ग टर्म नतीजे। सेक्शन 1, द पहलगाम अटैक ट्रिगर। सबसे पहले चलते हैं 22 अप्रैल 2025 को। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बसा पहलगाम एक अचानक हुए आतंकी हमले से दहल उठता है। 26 मासूम नागरिकों की जान चली जाती है। खून से सनी इस घटना की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट लेता है, जिसे पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा का ही एक रूप माना जाता है। पूरा देश आग बबूला था। उसके बाद कुछ दिनों की एक ऐसी खामोशी छाई जो किसी आने वाले बड़े तूफान का इशारा थी। और फिर 7 मई की आधी रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है। 10 मई की सुबह पाकिस्तान पलटवार करता है और उसी शाम सीज फायर। ये रफ्तार दिमाग को सुन कर देने वाली थी। Section 2, India's Operation Sindoor. 7 मई की रात भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार एक के बाद एक पूरे 9 अलग अलग लोकेशंस पर एक साथ हमला किया। ये सिर्फ बॉर्डर के पास की बात नहीं थी। बहावलपुर और मुरीद के जैसे एक्सट्रीम डीप टारगेट्स को स्ट्राइक किया गया, जो सीधे तौर पर लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर्स थे। लेकिन सबसे फेटल मूव क्या था? इंडिया ने पहले स्ट्राइक में आतंकी ठिकानों को बचाने वाले पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स और सर्वेलेंस रडार्स को ढूंढ ढूंढ कर तबाह किया। उनकी अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज को आंखें झपकते ही अंधा कर दिया गया। इस तबाही के पीछे एक बेहद एडवांस्ड और डेडली प्रिसिजन स्ट्राइक आर्सेनल था। सबसे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, मैक 3 की स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज, 280 किलोमीटर दूर से आती इन मिसाइल्स को रडार पर देखकर भी इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। साथ ही राफेल और सू-30 MKI फाइटर जेट्स ने स्कैल्प मिसाइल्स लॉन्च की और आसमान में मौत बनकर मंडरा रहे थे हरोप और स्काई स्ट्राइकर कामिकाज़ी ड्रोन्स, जो टारगेट देखते ही खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं। इस मिलिट्री हार्डवेयर को इसलिए चुना गया ताकि सिर्फ मिलिटेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो और सिविलियंस पर एक खरोंच तक न आए। Section 3, Pakistan's Retaliatory Operation. लेकिन जब धमाके होते हैं तो सच सबसे पहले धुएं में छिप जाता है। यहाँ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर अपने चरम पर था। एक तरफ इंडिया का सॉलिड स्टैंड था कि उन्होंने 9 टेरर कैंप्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उड़ाया है और किसी सिविलियन या पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टच नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्कुल अलग था। उन्होंने इसे एक अनप्रोवोक्ड हमला बताया और दावा किया कि रिहायशी इलाकों और मस्जिदों को निशाना बनाया गया है, जिसमें 31 नागरिक मारे गए हैं। मीडिया वॉर रूम्स में ये दोनों क्लेम्स एक दूसरे से बुरी तरह टकरा रहे थे। और फिर आया 10 मई का दिन। पाकिस्तान अपने पलटवार के साथ सामने आया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन बुनियान एंड मरसूज। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने JF-17 फाइटर्स और स्टैंड ऑफ म्यूनिशंस के जरिए इंडियन एयरबेसेस जैसे उधमपुर और पठानकोट पर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स किए। उन्होंने क्लेम किया कि उनके ड्रोन्स न्यू दिल्ली सहित भारत के बड़े शहरों के ऊपर उड़ रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने भारत के राफेल और सू-30 जेट्स को गिराने का संगीन दावा भी किया। हालांकि इन क्लेम्स को भारत ने बेहद डिस्प्यूटेड बताया और इन्हें एक झूठा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कहकर खारिज कर दिया। Section 4,
Comparing aerial military capabilities. आसमान में जिन दो मशीन्स की सबसे बड़ी टक्कर थी, उनका टेक्निकल पोस्टमार्टम करना बेहद जरूरी है। एक तरफ इंडिया का 4.5 जनरेशन द सॉल्ट रफाल और दूसरी तरफ पाकिस्तान का 4th जनरेशन JF-17 थंडर। रफाल एक ट्विन इंजन बीस्ट है जिसका पेलोड कैपेसिटी करीब 24.5 टन है। वहीं JF-17 एक सिंगल इंजन जेट है जिसका पेलोड लगभग 12.4 टन है, यानी रफाल से आधा। इसका मतलब क्या है? रफाल एक ही उड़ान में दुगने हथियार ले जाकर दुश्मन के इलाके में डीप पेनिट्रेशन करके वापस आ सकता है। JF-17 एजाइल तो है, बट ब्रूट फोर्स और एंड्योरेंस में गेम बिल्कुल अलग लेवल पर था। अब आप सोच रहे होंगे, जब इतनी टेंशन थी तो ये एक फुल स्केल वॉर में क्यों नहीं बदला? इसका जवाब मिलता है पनिशमेंट डिटरेंस मॉडल में। ये वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जहां एक्शन ही कम्युनिकेशन बन जाता है। एक देश आतंकी हमलों के खिलाफ किनेटिक स्ट्राइक्स करके ये दिखाता है कि अब से इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, और दूसरा देश अपनी रिजॉल्व दिखाने के लिए तुरंत काउंटर अटैक करता है, ये बताने के लिए कि वो भी पीछे नहीं हटेगा। जब दोनों तरफ का मैसेज पहुंच जाता है तो दोनों तेजी से डी-एस्केलेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये एक बेहद हाई रिस्क गेम ऑफ चेस थी। पाकिस्तानी रिटेलिएशन को ग्राउंड पर फेल करने का सबसे बड़ा क्रेडिट भारत के इंडिजिनस डिफेंस शील्ड को जाता है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि 96% मेड इन इंडिया है, एक साथ 64 टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा बराक 8 MRSAM, जो 70 किलोमीटर दूर से ही इनकमिंग मिसाइल या जेट को देखकर हवा में ही भस्म कर सकता है। जब पाकिस्तान के ड्रोन्स आगे बढ़े तो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम्स और इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल ने पूरे आसमान को एक ऐसी अभेद्य दीवार में बदल दिया जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। आसमान से आग बरस रही थी, लेकिन क्या आपको लगता है युद्ध सिर्फ हवा और जमीन पर लड़ा जा रहा था? जमीन से दर्जनों किलोमीटर दूर समुंदर के गहरे अंधेरे में और कंप्यूटर स्क्रीन्स पर चलते कोड्स की डिजिटल दुनिया में एक और भयंकर युग छिड़ चुकी थी। Section 5. The Naval and Cyber Fronts. 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन से ज्यादा साइबर अटैक अटेम्प्ट्स। ये फिगर अपने आप में डरा देने वाला है। पाकिस्तान ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक मैसिव और एग्रेसिव डिजिटल असॉल्ट लॉन्च किया। मिलिट्री सैटेलाइट्स, एयरफोर्स के सीक्रेट डेटाबेसेस और गवर्नमेंट की क्रिटिकल सर्विस को लगातार टारगेट किया जा रहा था। ये वो इनविजिबल वॉरफेयर था जिसमें ना बंदूक दिखती है ना गोली, लेकिन अगर ग्रिड फेल हो जाए या मिलिट्री कम्युनिकेशन लिंक टूट जाए तो देशों की किस्मत पलट सकती है। ये साइबर वॉरफेयर कन्वेंशनल जंग से जरा भी कम खतरनाक नहीं था। लेकिन किसी भी युद्ध की आयु उस देश की आर्थिक ताकत तय करती है। जरा इस डिफेंस बजट कंपैरिजन पर नजर डालिए। 2025 में इंडिया का डिफेंस बजट लगभग $75 बिलियन था, जबकि पाकिस्तान का बजट सिर्फ $7.6 बिलियन पर सिमट गया था। ये 10 टाइम्स का मैसिव डिफरेंस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। इसी डीप पॉकेट की वजह से इंडिया ऐसे एक्सट्रीम नेवल डोमिनेंसेस और कन्वेंशनल स्ट्राइक्स को सस्टेन कर पाता है, जहां एक दिन का ऑपरेशन करोड़ों डॉलर्स खा जाता है। रिसोर्स डिस्पैरिटी यहाँ गेम चेंजर थी। और पैसे और ताकत का असर अरेबियन सी में साफ दिखा। भारत की INS विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को चोक करने के लिए एक डेडली नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। इसकी एनाटॉमी को ध्यान से समझिए। पहला स्टेप, एनर्जी ट्रेडर्स को सीधे डिप्लोमेटिक वार्निंग्स दी गईं। दूसरा, 200 नॉटिकल माइल्स पर स्टेल्थ सबमरीन्स और P-8I रेडार प्लेन्स ने एक आउटर डेथ रिंग बनाया। तीसरा, 50 से 100 माइल के बीच खुद INS विक्रांत और उसके लीथल जेट्स ने मिडिल रिंग पर कब्जा किया। और आखिर में 12 नॉटिकल माइल पर कॉर्वेट्स ने इनर रिंग को लॉक कर दिया। इस आर्थिक घुटंग ने डिप्लोमैट्स को टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया। Section 6. Ceasefire and Strategic Outcomes. 10 में शाम 5 बजे आखिरकार एक फ्रेजाइल सीज़फायर लागू हुआ, लेकिन बंदूकें शांत होने का मतलब ये नहीं था कि युद्ध खत्म हो गया। जियोपॉलिटिकल टेंशन का असली अर्थक्वेक तो अब आया था। भारत ने 7 साल पुरानी हिस्टोरिक इंडस वाटर ट्रीटी को तुरंत सस्पेंड कर दिया। ये पानी की एक ऐसी स्ट्राइक थी जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, जिसके काउंटर में पाकिस्तान ने 1972 के सिमला अग्रीमेंट को तोड़ने की धमकी दे डाली। दोनों देशों ने अपने एयर स्पेसेस को लॉक कर दिया, जिससे ग्लोबल एविएशन ट्रैवल बुरी तरह से पैरालाइज हो गया। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट ने इन 88 घंटों ने साउथ एशिया की काउंटर टेररिज्म रूलबुक टू फाड़कर एक नए सिरे से लिख दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने ये प्रूव कर दिया कि न्यूक्लियर अम्ब्रेलाज के बावजूद अब एग्रेसिव और डेविस्टेटिंग कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्राइक्स पॉसिबल हैं। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक बदलाव था जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। युद्ध अब बदल चुका है।
लेकिन ये सब होने के बाद दिमाग में एक चुभने वाला सवाल रह जाता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के इन भयानक 88 घंटों ने डिटेरेंस की एक नई परमानेंट लाइन खींच दी है, जिसने पीस एस्टैब्लिश कर दिया है? या फिर ये सिर्फ एक झलक थी, एक और भी ज्यादा तबाहकुन, एक और भी ज्यादा डेवस्टेटिंग फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के ग्राउंड वर्क की? इन दो न्यूक्लियर ताकतों के बीच शांति की ये बर्फ आखिर कब तक नहीं पिघलेगी? इस गहरी चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। सच्चाई को खोजते रहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की इस शतरंज में हर अगला मूव जानलेवा हो सकता है।